Good morning to everyone. Welcome back to my channel Biology Booster. Today we are going to discuss about respiration in organism. ये क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो हम इसकी NCERT रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day, Pujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन पूजो बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि 1 साल बाद गांव से आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वह सच में जल्दी में था ताकि वह उन्हें उनका वेलकम कर पाए बस स्टॉप पर जाकर। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वह बहुत तेज भागा और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पर पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। वह बहुत तेजी से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि वह इतनी तेज तेज से सांस क्यों ले रहा है। भूजो टोल्ड हर। भूजो ने उन्हें बताया। ही केम रनिंग ऑल द वे। वह पूरे रास्ते भागता हुआ आ रहा था। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन जो क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आया कि ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीदिंग फास्ट, की तेज भागने से जो पर्सन की ब्रीथ है वो फास्ट क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। जो आंसर है बूजो के क्वेश्चन का, इसे हम समझेंगे वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है श्वसन की क्रिया का। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो चलिए रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम सेल बोलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल सबसे छोटी संरचना है और क्रियात्मक यूनिट है हम एक ऑर्गेनिज्म की। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. हर एक सेल जीवों की परफॉर्म करती है जैसे कि कुछ निश्चित काम, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन का। हर सेल के अपने अलग अलग काम होते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल्स नीड्स एनर्जी। ये फंक्शन करने के लिए सेल को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब इवन यहाँ तक कि जब हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, हमें इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि यू शुड ईट, हमें नियमित रूप से खाना खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड है वो एनर्जी को स्टोर करता है। विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम मुक्त होती है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। यद्यपि जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग जीव हैं वो श्वसन करते हैं और जिसके श्वसन करने से उन्हें फूड से एनर्जी मिल जाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के टाइम वी ब्रीथ इन एयर, हम सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जो एयर है उसके पास ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ आउट, जो सांस हम छोड़ते हैं उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सभी भागों तक और अल्टीमेटली हर एक सेल तक। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन। जो हर एक सेल में जो ऑक्सीजन है वो हमें हेल्प करती है ब्रेक डाउन यानी फूड को तोड़ने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो द प्रोसेस ऑफ, वो प्रोसेस जिससे खाना मतलब खाना टूटता है सेल में विद द रिलीज, और जिसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये हर एक सेल में होती है ऑर्गेनिज्म की। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन। सेल में फूड इज ब्रोकन डाउन यानी ग्लूकोज जब टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसका यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटता है, अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज करके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है, हमारा खाना टूटता है, तो उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड
बिना ऑक्सीजन के भी टूट सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो खाने का टूटना है वो एनर्जी को रिलीज करता है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। You should that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। आप सभी को जानना चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ईस्ट, ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना एयर की प्रेजेंस के, यानी एब्सेंस ऑफ एयर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। ये इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एनएरोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन्हें एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सच गिवन ब्लो। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज टूटता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें टूट रहा है? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके पास एक ही सेल होती है। दे रेस्पायर एरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। जब वो रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इस प्रोसेस में अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। और उसका यूज किसमें किया जाता है? अल्कोहल का यूज टू मेक वाइन, वाइन बनाने में और बियर बनाने में। आर मसल सेल कैन आल्सो रेस्पायर एन एरोबिकली। हमारी जो मसल्स है वो भी रेस्पायर करती है, यानी श्वसन करती है बिना, मतलब एन एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर कर सकती है, बट ओनली अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जैसे जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी हैवी एक्सरसाइज के टाइम, फास्ट रनिंग भागते हुए, साइकिलिंग साइकिल चलाते हुए, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, वॉकिंग फॉर और बहुत लंबे टाइम तक चलते हुए और या फिर भारी वेट उठाते हुए। द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ जाती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो सप्लाई है ऑक्सीजन की टू प्रोड्यूस द एनर्जी वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब ऑक्सीजन एक लिमिट, उसमें तो हमारे शरीर के अंदर आ रही है, उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसकी वो एक लिमिटेड, मतलब उसकी जो मात्रा है वो एक लिमिटेड है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो तब क्या हो जाता है? बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन स्थान ले लेता है मसल्स में, टू फुलफिल करने के लिए डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड को। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। तो उस टाइम हमारी बॉडी में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है एनर्जी के साथ। देखिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली, यानी अगर हम बहुत भारी काम कर रहे हो तो उस टाइम ऑक्सीजन तो लिमिट मात्रा में हमारी बॉडी में जाएगी, जिससे लिमिट मात्रा में एनर्जी बनेगी। लेकिन उस टाइम हमें क्या होता है? एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस टाइम जो हमारी मसल्स है वो एनारोबिकली रेस्पायर कर जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आपने कभी जाना है कि व्हाई यू गेट, जो मसल्स है वो उनमें क्रैम्प क्यों आ जाते हैं एक्सरसाइज के बाद? द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। जो क्रैम्प्स बनते हैं ये मसल्स के रेस्पायर करने से बनते हैं एनारोबिकली, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो आंशिक रूप से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड ही बनता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। जो एक्यूमुलेशन यानी जो लैक्टिक एसिड का जमाव है, जमा होना है, वो कॉज बनता है किसका? मसल्स में क्रैम्प्स का। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हम उस क्रैम्प से हमें रिलीफ मिलता है जब हम अ, गर्म पानी से नहा ले या फिर मसाज कर ले। कैन यू गैस वाई इट इज सो? क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हॉट वाटर बाथ है और मसाज है वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। इस रिजल्ट में जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है मसल्स में वो बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है उसका रिजल्ट ये होता है कि जिससे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है उस लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो लैक्टिक एसिड है
वो ऑक्सीजन की आने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ये एक्टिविटी आप अपने टीचर के निगरानी में करेंगे। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, लुक एट अ वॉच। आप अपने नाक को और अपने मुंह को बंद करिए और एक वॉच लीजिए। वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। आप कुछ टाइम के बाद क्या फील करते हैं। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। कितने लंबे टाइम तक आप एबल हो पाए उसे क्लोज करने में। नोट डाउन द टाइम फॉर ब्रीथ। नोट डाउन, और उस टाइम को आप नोट करिए जितने टाइम, लंबे टाइम आपने अपनी ब्रीथ को रोके रखा, यानी अपनी सांस को रोके रखा। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो अब आपने जाना होगा कि आप बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते बिना सांस लिए। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as एक्सहेलेशन। देखिए, जो एयर ऑक्सीजन रिच होती है उसे अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है उसे बाहर ले जाने की प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यह एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है विच गोज ऑन ऑल द टाइम, जो हर समय होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन और एक ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। एक नंबर जो कि एक आदमी ले रहा है एक मिनट में, जितनी बार वो सांस ले रहा है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। श्वसन दर। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। जब हम सांस ले रहे हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया अल्टरनेट होती है, यानी एक बार हमने सांस ली, एक बार छोड़ी, एक बार ली, एक बार छोड़ी, तो ये अल्टरनेटली ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक सांस लेना प्लस सांस छोड़ना। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आपने कभी जाना है कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी। क्या आप जानते हैं कि यह इट इज कॉन्स्टेंट और इट इज चेंज, कि यह सेम होता है या चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू, यानी ऑक्सीजन की बॉडी को के आवश्यकता अनुसार। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए यह सब हम देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 6.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। मतलब हम जनरली सामान्यतः हम अवेयर नहीं रहते जब हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें अपने, अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हम ये प्रोसेस चलती रहती है। हाउ एवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। चलिए तो ट्राई करते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। तो सांस लीजिए और छोड़िए नॉर्मली। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन, और आप जानिए कि आपने कितनी बार ब्रीद लिया है और कितनी बार छोड़ा है एक मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल। क्या आपने डिड यू इनहेल, क्या आपने जितने टाइम सांस लिए उतने ही टाइम छोड़ी है। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट नंबर ऑफ ब्रीथ आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड रनिंग। और अब आप काउंट करिए अपने ब्रीदिंग रेट को जब आप चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर रेस्ट। अपनी ब्रीदिंग को आप रेट करिए जितनी जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, ऑल्सो आफ्टर, और उसके बाद कंप्लीट रेस्ट लीजिए। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। और एक ही से टेबुलेट योर फाइंडिंग्स, जो आपको मिला है वो एक लिखिए, कंपेयर कीजिए अपना ब्रीदिंग रेट अपने डिफरेंट कंडीशन में अपने क्लासमेट्स के साथ। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी से यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ फास्टर, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज फ्रॉम द। ऊपर की एक्टिविटी से आप समझ जाएंगे कि जब आप यू मस्ट हैव रियलाइज, आप समझ जाएंगे वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब एक आदमी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ही शी ब्रीथ फास्टर, तो वो क्या ब्रीथ क्या करता है, यानी सांस बहुत तेजी से लेता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू आर सेल्स, जिसके कारण जो ज़्यादा ऑक्सीजन है हमारी सेल्स को सप्लाई होती है। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी रिलीज। इट स्पीड अप, और यह बढ़ जाता है तब जब ब्रेक डाउन होता है हमारे खाने का, एंड मोर एनर्जी, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है।
डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकली एक्टिविटी? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम हंग्री होते हैं, वाई डू वी फील, हम हमें भूख क्यों लगती है एक आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी के बाद? व्हेन यू फील ड्राउजी, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? जब आप नींद से भरे होते हैं या नींद में होते हैं, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया वो धीरे हो जाती है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट एनर्जी? तो क्या उस टाइम आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव कर पाती है? पहली वॉज एज नो वाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। पहली वॉन्ट्स नो, पहली जानना चाहती है कि वाई हम जम्भाई क्यों लेते हैं, व्हेन वी आर, जब हम स्लीपी या फिर नींद से भरे होते हैं। ऑन अ एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एक ऑन अ एवरेज, एक औसत रूप से, एन अडल्ट में, एक अडल्ट आदमी, एट रेस्ट ब्रीद इन, जब वो रेस्ट में सांस लेता है तो वो 15 to 18 टाइम्स लेता है एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम जब जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, इवन मतलब एक मिनट में 25 टाइम तक। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉट ओनली डू वी ब्रीथ, जब भी हम सांस तेज नहीं लेते, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ देन दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। वी ऑल्सो टेक, हम तब भी डीप सांस लेते हैं जब हमें मोर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिगर 6.3 हमें दिखाता है कि वेरियस एक्टिविटीज जो कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे, मतलब एक आदमी दिन में तरह तरह की प्रक्रिया कर रहा है, सो भी रहा है, जा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, दौड़ भी रहा है, घर के काम भी कर रहा है। एक्टिविटी, क्या आप बता सकते हैं किस एक्टिविटी में द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट? किस एक्टिविटी में सांस है वो बढ़ जाती है और किस एक्टिविटी में सांस कम हो जाती है? असाइन नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। जो नीचे पिक्चर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते हुए, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग यानी स्लो से पहले धीरे, जिस एक्टिविटी में हमें धीरे सांस ले रहे हैं वो लिखिए और जिसमें हम तेजी से ले रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाइए बढ़ते हुए में। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यह जानने के लिए हमें ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। नॉर्मली वी टेक इन द एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। नॉर्मली हम सांस लेते हैं अपने नाक के नथुनों के द्वारा। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इट पास थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, यह पास होती है हमारे नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में चली जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, जो नेजल कैविटी से ये एयर हमारे लंग्स को दे दी जाती है थ्रू द विंड पाइप के मतलब विंड पाइप के द्वारा। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो लंग्स है वो प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, ये जो कैविटी है ये इसके चारों तरफ क्या होती है, रिब्स, साइड्स में क्या होती है, रिब्स होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, एक लार्ज मसल शीट होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, जो बनाती है फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी का फ्लोर। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग है उसमें ब्रीदिंग की प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम की मूवमेंट और रिब केज की मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो रिब्स है वो मूव अप, ऊपर उठ जाती है, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ को, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो डायफ्राम है वो क्या होता है, मूव्स डाउन, नीचे हो जाता है। यानी जब हम सांस ले रहे हैं रिब्स मूव अप, ऊपर उठेंगी और बाहर की तरफ को, आउटवर्ड बाहर की तरफ को जाएंगी, और जो डायफ्राम है वो मूव्स डाउन, वो नीचे को हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, यह मूवमेंट हमारी चेस्ट कैविटी के लिए सरफेस को बढ़ा देता है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और जो एयर है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, जो लंग्स है वो एयर से फिल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, रिब्स मूव डाउन, जो रिब्स है वो नीचे आ जाती है, एंड इनवर्ड्स, और अंदर की तरफ को। वाइल डायफ्राम मूव्स अप इन द इट इज फॉर्मर पोजीशन, लेकिन जो डायफ्राम है वो ऊपर उठ जाता है अपनी
इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपनी जो उसकी पोजीशन थी उससे। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और इसकी वजह से जो हमारे चेस्ट कैविटी का साइज है वो घट जाता है, और एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और जो एयर है वो लंग से बाहर निकल जाती है। दीज मूवमेंट इन आर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, जो ये मूवमेंट है हमारी बॉडी में हम आराम से फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर palm ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। एक आप गहरी सांस लीजिए और अपनी हथेली को अपने एब्डोमेन पे रखिए और फील करिए मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन की मूवमेंट को फील करिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, आफ्टर हैविंग लर्न, सीख कुछ आफ्टर हैविंग, यह सीखने के बाद, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेते टाइम, देयर आर चेंजेस, हम हमारी चेस्ट कैविटी में चेंज हमें दिखते हैं। चाइल्ड गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, जो चिल्ड्रन है गॉट इन्वॉल्व हो गए सीना फुलाने के मतलब कंपटीशन में। एवरीवन एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, हर कोई यह बोल रहा है कि वो ज्यादा अपने सीने को फुला सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, तो हाउ अबाउट, तो क्या आप भी अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये डायग्राम देखिए, ये हमारा नेसल नेसल पैसेज है, ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, और ये ट्रैकिया है, ये लंग्स है, ये रिब्स है, और ये नीचे वाला डायफ्राम है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज के दौरान ये ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद ये हमारी एयर लंग्स में जाती है, लंग्स में चली जाती है। जो रिब्स है वो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम काम करती है। इनहेलेशन के टाइम जो रिब्स है वो हमारी क्या होती है, मूव अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और बाहर को आउटवर्ड हो जाती है, और डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है। और एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम जो है वो ऊपर उठ जाता है और रिब्स जो है वो नीचे बैठ जाती है और सिकुड़ जाती है। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एटसेट्रा। जो चारों तरफ हमारे एयर होती है उसके पास अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया और पॉलेंस हो गए। ठीक है, व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी, जब हम सांस लेते हैं तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स है ये ट्रैप हो जाते हैं हमारे जो नाक के हमारे जो नोस्ट्रल्स में प्रेजेंट हेयर होते हैं उस नेजल कैविटी में ट्रैप हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीस पार्टिकल्स मे गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. जो एयर हमारे आसपास होती है उसमें बहुत तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पोलन हो गया, एक्सेट्रा। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी, जो ये पार्टिकल है ये ट्रैप हो जाते हैं हमारी नेजल कैविटी में। हाउ एवर समटाइम दिस पार्टिकल मे गेट पास्ट इन द एयर इन द नेजल कैविटी, पर कभी कभी ये जो पार्टिकल है ये हमारी नेजल कैविटी से पार हो जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, जो एक इरिटेशन क्रिएट करती है हमारी कैविटी में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिसके रिजल्ट से हमें क्या हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम छींकने लगते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। स्नीजिंग से फिर क्या होता है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नेजल कैविटी में एंटर कर जाते हैं वो छींकने के दौरान बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो एयर है वो फिर से क्लीन हो जाती है। Take care when you sneeze. You should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. ध्यान रखिए जब आप छींक रहे हैं उस टाइम अपनी नोज को कवर रखिए, क्योंकि जो आप पार्टिकल्स बाहर निकाल रहे हैं वो दूसरे की को सांस लेते टाइम उनके अंदर ना चले जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप छींक रहे हैं हमेशा अपनी नाक को कवर करके रखिए, क्योंकि जिससे दूसरे लोग सेफ रहें। Activity 6.4. Take a breath, measure the size of the chest with a measuring tape and record your observation in table 6.2. Measure the size of the chest again when expand and indicate which classmates show the maximum expansion of the chest. एक गहरी सांस लीजिए और अपने जो चेस्ट कैविटी का साइज है उसे नापिए एक मेजरिंग टेप से और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए टेबल 6.2 में। और मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन, और दोबारा अपने साइज को नापिए व्हेन एक्सपेंड, आप
जब उस सांस को बाहर छोड़ते हैं। इंडिकेट विथ विच क्लासमेट शोज, तो यह दिखाएगा आपको कि कौन सा क्लासमेट ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट को शो करता है, यानी किस कौन ज़्यादा सांस मतलब जब सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय सिंपल मॉडल, हम जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है एक सिंपल मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम देखिए, एयर इज ड्रॉन इन, एयर अंदर जाती है, रिब्स मूव आउट, जो हमारी रिब्स है वो बाहर एक्सपेंड करती है, और जो डायफ्राम है ये मूव्स डाउन, ये नीचे को जब हम सांस लेंगे तो दबाव से नीचे को वो हो जाता है, जिससे हमारे जो ये हमारा लंग्स एरिया है इसे काफ़ी एरिया मिल जाता है। और एक्सलेशन पे एयर फोर्स्ड आउट क्या होता है, जो डायफ्राम है ये मूव्स बैक, हमारी जो इस पे दबाव डालता है जब ऊपर को मूव होता है ये, तो जिसके कारण प्रेशर से एयर हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, मतलब नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो ये एक टेबल है, नेम ऑफ द क्लासमेट ड्यूरिंग इनहेलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये आप देख सकते हैं, और अच्छे से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए, यानी सॉरी ब्रीदिंग की प्रोसेस को समझने के लिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में। एक्टिविटी 6.5 पढ़ते हैं। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम। क्या कीजिए, प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बॉटल लीजिए। गेट अ वाइट शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, अब क्या कीजिए, वाइट शेप्ड का एक ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लीजिए। अच्छा, टेक अ वाइट प्लास्टिक, एक प्लास्टिक की चौड़ी बॉटल लीजिए, रिमूव द बॉटम, और इसके नीचे बॉटम को हटा दीजिए। गेट अ वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, अब क्या कीजिए, वाई शेप ग्लास लीजिए और प्लास्टिक या फिर एक प्लास्टिक ट्यूब। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू आउट, जो बॉटल का मुंह है, मेक अ होल, वहाँ पे उसकी लिड में एक छेद कर दीजिए, और जो ट्यूब है ये उसके अंदर जा सके। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून, इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन द फिगर 6.7। तो आप क्या करिए, आप टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू, जो उसके जो नली, टू द फॉग्ड एंड, फॉग का मतलब जो शाखित शाखाएं हैं नली की, उसके किनारों पे दो बलून लगा दीजिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन द फिगर, आप ऐसे देखिए, ऐसे करिए जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। नाउ कैप द बॉटल, अब बॉटल को अच्छे से कैप कर दीजिए। सील इट, मेक टू एयर फिट, एयर टाइट, मतलब एयर टाइट उसे कर दीजिए ताकि वायु उसके अंदर ना जा सके, हवा उसके अंदर ना जा सके। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक शीट, अब जो हमने जो उसका बॉटल का बॉटम खोला था उसे क्या कर दीजिए, टाई ए थिन रबर, मतलब एक पतली रबर से बांध दीजिए या फिर प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्जर रबर बैंड। ठीक है, या तो एक पतली रबर से बांध दीजिए या एक बड़ी रबर को यूज कर सकते हैं आप उसका मुंह बांधने के लिए। देखिए फिगर 6.7 में देखिए, आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। ये एक बॉटल थी, इस पे ही लीड लगा था, इसका बॉटम हमने काट दिया है। ठीक है, जो इसका कटा हुआ बॉटम है या तो किसी पतली रबर बैंड को यूज करके आप बांध सकते हैं, या एक रबर की शीट लगा दीजिए ताकि ये बंद हो जाए। और जो ये इसका ये वाला हिस्सा है ये भी हमें एयर टाइट कर देना है ताकि एयर अंदर ना जा सके। अब क्या करेंगे हम, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउन एंड वॉच द बलून्स नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, रबर शीट को अब बेस डाउन से रबर शीट को हम खींच लेंगे और बैलून को देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट, ऑब्जर्व द बैलून, डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून, देखिए आपको कुछ चेंज लगा बैलून में। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, इस मॉडल में बैलून क्या रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और रबर शीट क्या रिप्रेजेंट करती है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी जो ये रबर शीट है ये हमारे डायफ्राम का काम कर रही है, और जो ये बलून्स है ये हमारे लंग्स का काम कर रहे हैं। अब देखिए, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम सांस क्यों छोड़ते हैं। एक्टिविटी 6.6 समझिए। टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, एक सिलेंडर क्लीन साफ सुथरी ट्यूब लीजिए ग्लास की, या फिर एक प्लास्टिक बॉटल भी आप ले सकते हैं। मेक अ होल इन इट्स लीड, अब एक होल कीजिए उसकी लिड में और फिक्स इट इन इट ऑन द टेप बॉटल, और इसे फिक्स कर दीजिए बॉटल में। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, अब इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू,
और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड सच अ वे दैट डिप्स इन द लाइम वाटर। तो जो हमने बॉटल में लाइम वाटर डाला था, तो उसमें हम स्ट्रॉ इस तरह से डाल देंगे कि वो स्ट्रॉ लाइम वाटर में डूब जाए। नाउ फ्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। अब क्या करते हैं हम, जो स्ट्रॉ के थ्रू हम जो लाइम वाटर है उसमें थोड़ी सी फूंक मारते हैं। देयर चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर। क्या आपको लाइम वाटर में कुछ चेंज नजर आता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं जो चेंज आपने देखा है उसके बेस पे, और आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है? यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। आपको यह जान लेना चाहिए कि जो एयर हम लेते हैं या छोड़ते हैं वो एक गैस का मिक्सचर होता है। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम क्या बाहर छोड़ रहे हैं? डू वी एक्सहेल एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट। क्या आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सांस ले छोड़ते टाइम बाहर छोड़ रहे हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ गैस, गैसों के मिश्रण को आप साथ में भी छोड़ रहे हैं? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर। आपको यह यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, आपको यह ऑब्जर्व करना होगा कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं, एक मिरर पे हवा छोड़ रहे हैं, तो अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट सरफेस। तो आपने देखा होगा जब आप शीशे पे सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक धुंधलापन इकट्ठा हो जाता है, मॉइस्चर यानी एक नमी हमें दिखाई देती है उसके सरफेस पे। फ्रॉम वेयर डू वी दीज ड्रॉपलेट्स, ये जो ड्रॉपलेट्स है एयर की, ये कहाँ से आती है? बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। बूजो जानना चाहता है हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड, मतलब कितनी एयर को एक आदमी अपने लंग्स में रोकता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की, ये देखिए इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, एक्सहेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होती है, यानी कुछ परसेंट ऑक्सीजन हमारे अंदर रह जाती है। में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% है, और एक्सहेल्ड एयर में 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, अब हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं जो अन्य एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन एनिमल्स है जैसे कि हाथी हो गया, लॉयन हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गई, मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, सांप हो गए, पक्षी हो गए, इनके पास भी लंग्स होते हैं, चेस्ट कैविटी होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, कैसे दूसरे जीव सांस लेते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास भी इसी तरह के लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन की बीइंग के पास होते हैं? चलिए तो देखते हैं। कॉकरोच, अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। जो कॉकरोच है उसके पास एक स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द साइड ऑफ उसकी बॉडी के सरफेस पर। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और दूसरे इंसेक्ट के पास भी इसी तरह की सिमिलर ओपनिंग होती है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, जो ये ओपनिंग है इन्हें हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड trachea for gas exchange. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissues and reaches every cell of the body. इंसेक्ट है, इनके पास नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, यानी जो हवा की ट्यूब्स हैं इनका एक जाल बिछा होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, गैस एक्सचेंज करने के लिए। ऑक्सीजन जो रिच एयर होती है वो थ्रू अ स्पाइरिकल्स, तो स्पाइरिकल्स के थ्रू आती है इनटू द ट्रैकियल ट्यूब में, और डिफ्यूज इनटू द बॉडी एंड, और डिफ्यूज हो जाती है पूरे बॉडी टिश्यू में और हर एक सेल तक पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोट्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से वो ट्रैकियल ट्यूब्स तक जाती है और मूव्स आउट और बाहर निकल जाती है स्पाइरिकल के थ्रू। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट और नॉट ओनली इन एनी अदर ग्रुप ऑफ स्पेसीज। जो ये इस तरह की ट्यूब्स है ट्रैकिया, आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही मिलती है, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल के और किसी ग्रुप में नहीं मिलती है। देखिए कॉकरोच का डायग्राम है, तो ये यहाँ पे ये ट्रैकिया है। अर्थवर्म, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ध्यान करिए, क्लास मतलब चैप्टर 9 क्लास 6 का जो अर्थवर्म है वो सांस लेते हैं अपनी स्किन के थ्रू। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन द टचिंग। जो स्किन है अर्थवर्म की वो मॉइस्ट फील होती है और थोड़ी स्लाइमी टच करने पर। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, जो गैस है वो आराम से पास हो जाती है उसके थ्रू।
दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जबकि जो फ्रॉग्स है उनके पास अ पेयर ऑफ लंग्स का पेयर होता है ह्यूमन बींग की तरह। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, लेकिन वो फिर भी अपने स्किन के द्वारा सांस ले सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि बहुत मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। Bujo has seen in television program that whales and dolphins often come up to the water surface। जो बुजो है उसने टेलीविजन प्रोग्राम में देखा है कि जो व्हेल और डॉल्फिन्स है वो पानी के सरफेस के बाहर आ जाती है। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम, दे रिलीज वो कभी कभी पानी के फाउंटेन यानी फुहारे भी छोड़ती है। वाइल मूविंग अपवर्ड्स, वाई डू दे वाई डू दे डू सो वाइल मूविंग अपवर्ड्स, वो ऊपर क्यों आती है और वो वाई डू दे डू और वो ऐसा क्यों करती है। ब्रीदिंग अंडर वाटर, कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम वाटर में सांस ले सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में ही रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, तो वो कैसे ब्रीद लेते होंगे पानी के अंदर। यू हैव स्टडी इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा दैट गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। दैट गिल्स इन फिश, जो फिश है उसमें गिल्स हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में घुली ऑक्सीजन को यूज करते हैं। गिल्स मतलब गिल्स जो है फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी गिल्स के दौरान जो वाटर के अंदर घुली ऑक्सीजन होती है उसे यूज करते उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। साथ प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, जो गिल्स है ये स्किन से बाहर की तरफ निकले होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, आपको जानकर आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो ये गिल है ये कैसे हेल्प करते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो गिल आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो गिल्स है वो अच्छे से सप्लाई करते हैं वाटर वेसल्स के ब्लड वेसल्स के साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। देखिए फिश है इसमें गिल्स है तो ये हेल्प करते हैं जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसे यूज करने के लिए। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या पौधे भी सांस लेते हैं मतलब रेस्पायर करते हैं। Like other living organisms, plants also respire for their survival as you have learnt in classes। दूसरे लिविंग जीवों की तरह प्लांट भी रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन glucose into carbon dioxide and water as in the other organisms। In the cell, oxygen is used to break down। उनकी कोशिका में जो ऑक्सीजन है वो यूज होती है ब्रेक डाउन ग्लूकोज को तोड़ते टाइम जो ऑक्सीजन है यूज की जाती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और वो किस में चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों की तरह। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट हर एक पौधे में ईच पार्ट कैन हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को ले सकता है फ्रॉम द एयर से एंड गिव आउट और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 6 में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो लीव्स है प्लांट की उनके पास टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा मिलते हैं, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। पहेली जानना चाहती है कि जो रूट्स अंडरग्राउंड होती है वो ऑक्सीजन ले लेती है, इफ सो हाउ अगर लेती है तो कैसे। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे कि दूसरी सेल्स हैं प्लांट की। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, तो रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, जो रूट है वो एयर लेती है फ्रॉम द एयर सरफेस, इस एयर स्पेसिस प्रेजेंट जो एयर स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स है, इनमें ये एयर स्पेस है, तो इनके थ्रू जो रूट है वो ऑक्सीजन ले लेती है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड, क्या आप गैस कर सकते हैं क्या होगा जब एक मिट्टी में लगे हुए पौधों में हम ज्यादा पानी दे दें। इन दिस चैप्टर आपने सीखा होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसे एक जीवों की मतलब जैविक प्रक्रिया है, यानी
इसके बिना जैविक प्रक्रिया मतलब जो जीवों में प्रक्रिया होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर सर्वाइवल। सभी जीवों को जीने के लिए रेस्पायर करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि एनर्जी टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल, यानी सभी जीवों का आवश्यक होता है कि वो रेस्पायर करे जिससे उन्हें एनर्जी मिले, और जो एक हमारे जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये सीखा होगा कि रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जो एथलीट है वो फास्ट और डीप मतलब फास्टर यानी तेजी से और गहरी सांस क्यों लेता है जब वो एक रेस के दौरान या रेस खत्म करने के बाद। लिस्ट द सिमिलैरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को लिस्ट बनाइए जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेटन एयर। हम उस टाइम क्यों छींकने लगते हैं जब हम इनहेल करते टाइम डस्ट हमारे अंदर चली जाती है। व्हाई डू वी ऑफन सॉरी टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, fill 3/4 of each with water, label them A, E and C, keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B, in C keep a snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? देखिए आप 3 तरह की टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 4th वाटर भरिए और फिर उन्हें लेबल कीजिए A, B एंड C से। कीप अ स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब, एक स्नेल को आप इसमें रखिए, ठीक है। अब वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, और वाटर प्लांट को टेस्ट ट्यूब में रखिए, और सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, और सी में दोनों को रखिए। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां देखिए कि कौन मतलब जो कंसंट्रेशन लेवल है CO2 का किस में ज्यादा है। अब हम करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में हमने अभी पढ़ा था कि जो बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है वो करती है स्पाइरेकल्स के थ्रू। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं और हमें क्रैम्प मिल जाते हैं पैरों में, तो वो किसके जमाव के कारण होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। अगर आपने चैप्टर ढंग से समझा होगा तो आप सबके रिप्लाई आराम से दे सकते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इज एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं 1 मिनट में, तो वो हमारा कितना टाइम होता है, वो होता है 15 to 18। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिफ, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो जो हमारी रिफ्स है उस टाइम क्या होती है, मूव मूव। एक्सेल के टाइम हमारी जो रिप्स है वो मूव डाउनवर्ड्स हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग। ईस्ट 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 जब रेस्पिरेशन करता है तो उस टाइम क्या बनता है, अल्कोहल। डायफ्राम किससे रिलेटेड है, डायफ्राम स्किन, अर्थवॉर्म, लीव्स, स्टोमेटा, फिश, गिल्स, फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन, ठीक है। अब हमारा डायफ्राम रहता है, तो हमारा डायफ्राम ट्रैकिया सॉरी डायफ्राम चेस्ट कैविटी। अब करते हैं ट्रू फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। तो ये हमारा फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो ये फॉल्स है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन के टाइम करेंगे और रेस्पिरेशन सिर्फ रात में। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग। जो फ्रॉग है ये ट्रू है, क्योंकि जो फ्रॉग है वो स्किन से भी ब्रीथ करते हैं और स्किन लंग से भी। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि फिशेज गिल से करती हैं। द साइज ऑफ द कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये ट्रू है, जब हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है जब हम इनहेल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एनसीईआरटीज़ की इस तरह की रीडिंग मिलती रहेगी, चाहे वो क्लास 7 की हो, 8 की हो, और इसके अलावा आपको सोशल साइंस के भी चैप्टर की रीडिंग मिलती रहेंगी। थैंक यू।